गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। जैसे हमने संधारित्रों का पढ़ा, ठीक वैसे ही ये भी प्रतिरोधों का संयोजन भी है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होगा, हम प्रतिरोधों को सिरे बाई सिरे से जोड़ते चले जाएंगे। यानी पहला सिरा तो वैद्युत स्रोत से जुड़ जाएगा, जो भी उससे वैद्युत स्रोत जुड़ा हो। दूसरा सिरा क्या होगा प्रतिरोध का, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इस संयोजन में प्रतिरोधों का सिरे से सिरा जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, मान लिया 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 व R3 हैं। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान वैद्युत धारा बहती है। ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में क्या होगी, धारा समान होगी, लेकिन सभी पर विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो डिपेंड करेगा उनके प्रतिरोधों पर। प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के अनुसार होता है। तो ध्यान रखना, मध्य विभवांतर जो भी प्रतिरोधों पर विभवांतर होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। माना 20 वोल्ट का सेल लगाने पर इनमें I वैद्युत धारा बहती है तथा प्रतिरोध पर विभवांतर V1, V2 व V3 आ जाता है। तब V1 = I R1, V2 = I R2, V3 = I R3। ये तीनों मान अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, परिपथ पर जो भी विभवांतर लगाया वो आ जाएगा। संयोग पर लगाएगा विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो V = V1 + V2 + V3, तीनों के मान रख दिए, I कॉमन ले लिया। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो V = IR होना चाहिए, तो मान रख देंगे IR V की जगह, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, ये ध्यान रखना, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में किसके लिए, संधारित्र के लिए जो फॉर्मूले आते हैं जस्ट उसके अपोजिट होते हैं प्रतिरोधों के लिए। ठीक, अतः श्रेणी क्रम संयोग में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब जब योग के बराबर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान सभी के प्रतिरोधों से बड़ा होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग मान से अधिक होता है। ठीक है, आते पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या कर ले, 3 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में ले लिए, वैद्युत यानी सेल से जोड़ दिया वैद्युत स्रोत से, कुंजी की मदद से। ठीक है, की मदद से। तो यहाँ से जब धारा जाएगी तो वो 3 भागों में बढ़ जाएगी। तो मान लो I1, I2 एक में, I3 धारा है, तीनों प्रतिरोधों में वापस जुड़ जाएगी, वापस I बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों को के पहले सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया गया और दूसरे सिरों को हम क्या करें, दूसरे बिंदु पर। तो इसका मतलब क्या है, सभी प्रतिरोधों के पहले बिंदु को एक बिंदु पर जोड़ना होता है, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर। ठीक है, तो वो समांतर क्रम है। इस संयोग में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। ठीक, मान लिया प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, 3 प्रतिरोध तार। ठीक है, तो 3 मैं और लिख देता हूँ। माना 3 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 व R3 हैं। इस संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध पर समान विभवांतर होता है। ध्यान रखना, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर सभी पर समान होता है, तो इन सभी पर क्या है, V विभवांतर है। ठीक, लेकिन धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं। वो डिपेंड करता है उन प्रतिरोधों के मानों पर। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोध के अनुसार होता है। माना इस संयोग पर V विभवांतर लगाने से परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, जो कि तीनों प्रतिरोधों में I1, I2 व I3 में विभाजित होकर पुनः संयुक्त हो जाती है। अतः I = I1 + I2 + I3। ये दिख रहा है, I गया, I1, I2, I3 में टूट गया, वापस जुड़ जाएंगे I1, I2, I3 किसमें, I में। तो I = I1 + I2 + I3। और यदि डायग्राम में देखो, यदि इसमें I धारा जा रही है, इसमें R1, तो V = IR, यानी V = I1 R1, V = I2 R2, क्योंकि सभी पे एक ही व्यू है। V = I3 R3, तो I के मान I1, I2, I3 के मान हमें पता है। तो I1, I2, I3 क्या है, V/R1, V/R2 और I3 V/R3। ठीक, तीनों के मान यहाँ रख दो, रख दिए, V कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई। तुल्य प्रतिरोध R मान लेंगे, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है तो I = V/R रख दो, तो V से भी कैंसिल, तो यहाँ से 1/R फॉर्मूला आ गया। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो R का मान क्या होता है, यहाँ सभी R के जो मान है व्युत्क्रम मान सभी के व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मानों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वो हमेशा कोई भी प्रतिरोध इसमें जो जोड़ रखा होगा समांतर क्रम में, उस कम से कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होगा। ठीक है, अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा होता है।
अब दो प्रतिरोध हों केवल, तो उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो प्रतिरोध का समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/r = 1/r1 + r2। ये न, इसकी जगह हम सीधे सीधे ये भी इस्तेमाल करते तो भी सही है, इससे आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें r नीचे, इसमें r ऊपर, सीधे सीधे निकल गया। तो r = क्या होगा, r1 × r2 बटे r1 + r2। एलसीएम लेकर उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये 2 के लिए है, 3 के लिए तो फिर तो हमें तीसरा भी जोड़ना होगा, तब ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। आते क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये रहा, एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है, ठीक है। पहले L1 मान लेंगे, तो 3 गुना कर देंगे, 3L1 हो जाएगा। प्रतिरोध है उसका R ओम। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। 3 भागों में काट दिया बराबर बराबर, और बराबर काटा तो सभी का प्रतिरोध बराबर होगा फिर। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो हमने क्या किया, मान लो जो प्रारंभ में तार था वो ये है, इसकी लंबाई L1, प्रतिरोध R, ठीक। इसको खींच के 3 भागों में, एक लंबा तार बना ले, उसको बाद में 3 भागों में बांट दिया और समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। अभी ये ऐसे ही जुड़ा हुआ था, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है, और इसको फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ दिया। हमें पता है प्रारंभ में जो उसका प्रतिरोध R1 मान लिया वो R है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन लगा दो इन दोनों के लिए, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान तो दोनों के समान ही है, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका A1 मान लेंगे, लंबाई L1, ठीक है। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और इसका मान लेंगे A2, ठीक। तो A1 L1 m = इसके लिए A2 L2, तो m से m तो कैंसिल होना ही है, इन दोनों के साथ लेती। A1 L1 रहने दिया, A2 L इसकी लंबाई L2 क्या है 3L1, 3 गुनी है, क्वेश्चन में दिया 3L1, L1 L1 कैंसिल हो गए, m से m कैंसिल हो गए, ठीक। तो यहाँ से A1 का मान आ गया 3A2, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो। अब करते हैं इनका विशिष्ट प्रतिरोध की बात। ये भी कांस्टेंट रहेगा, पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ तो हमने बदला नहीं, ठीक है। मान लो ये लोहे की रॉड होती तो खींचने के बाद भी लोहे की ही रहेगी, तांबे की है तो तांबे की ही रहेगी, तो सोना की है तो सोने की रहेगी, तो बदलेगा नहीं, पदार्थ तो बदल नहीं रहा, तो ये भी रो नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ρ = RA/L, तो दोनों केसों में लगा देंगे। ρ = R1 A1/L1, R2 A2/L2। तो R1 हमें पता है R ही है वो, तो A1 का मान बाद में रख देंगे 3A2, L1 को L1 रहने दिया, ठीक है। A2 का मान हम अभी A2 का A2 ही रहने थे, A1 का मान रखते कैंसिल होगा वो L2, ठीक है। L2 हमें पता है 3L1 है, 3 गुना है, मान रख दिए सबके। L1 से L1 3 गुना था, ठीक। A1 का मान रख दिया 3A2, तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R2 का मान आ जाएगा 9R, ठीक है। ये नीचे वाला 3 3 9R हो गया, ठीक। तो R2 का मान आ गया 3 × 3 9 हो गया श्रेणी क्रम में। अब जब ये श्रेणी क्रम में थे तो R2 हमने निकाल, तब इसका प्रतिरोध कितना है इस पूरे तार का, R2 जो अभी निकाल लिया हमने, तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया जो कि श्रेणी क्रम में है, जोड़ रखें। तो R2 क्या होगा, R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3। मान लो अलग अलग छोटे से के जो प्रतिरोध है वो R1 डैश R2 डैश R3 डैश है, तो R1 डैश R2 डैश R3 डैश है। तो श्रेणी क्रम में थे तो तुल्य प्रतिरोध उसका R2 है, तो श्रेणी क्रम में R2 = R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 है। तो चूँकि बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इनके प्रतिरोध क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीनों एक को R1 ही लिख दिया, R1 डैश ही लिख दिया, तीनों जोड़ के 3R1 डैश, 3 से ये 9 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी R1 डैश का मान आ गया 3R। तो एक छोटे से प्रतिरोध का मान क्या है, 3R के बराबर है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/RAB, ये हमें निकालना है। 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश प्लस 1/R3 डैश, सारे एक से हैं तो एक ही बना दिया R1 डैश, तो 3/R1 डैश अभी निकाला, R1 डैश 3R है, 3 से 3 कैंसिल, तो RAB क्या आ गया, R ओम, ठीक है। तो R ही आ गया उसका प्रतिरोध, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। ये बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट, तो इससे हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है कि कोई भी बल्ब 100 वाट से ज़्यादा, वो बल्ब जिसके ऊपर लिखा है वो 100 वाट से ज़्यादा पावर नहीं ले सकता, लोगे तो फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है।
या 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं ले सकता, लेगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। इन दोनों की मदद से आई का मान निकाल लो, P=VI लगा के, तो आई का जो भी मान आएगा उससे अधिक धारा नहीं ले पाएगा, फिर से फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक, बस इन दोनों की मदद से हम उसका प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए, बस वही निकालना है। यदि तंतु की लंबाई दे दी, त्रिज्या दे दी, तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, रो की मान निकाला है। क्वेश्चन नंबर 44 था ये। तो जो वैल्यू दे रखी है हमने पहले लिख ली, हमें पावर दे रखी थी, वोल्टेज लिखी थी जो कि बल्ब पे लिखा है, तो क्रियात्मक अवस्था में उसके प्रतिरोध निकालना, आर P=V²/R, V और आर के पदों में ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो वी आर हमें निकाला तो V²/P दोनों मान रखे, तो ये 484 आ गया। अब लंबाई दे दी उसकी, त्रिज्या दे दी, तो रो निकालना, ρ=RA/L, ए क्या πr²। ठीक है, तो ये सबके मान रखे, आर भी पता है हमें, ये रहा, एल पता है हमें, और स्मॉल आर त्रिज्या भी पता है। सब चीज़ वैल्यू रखती, सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जो क्वेश्चन नंबर 45 है ये रहा, कह रहा 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये बल्ब पे लिखा है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, बिल्कुल उसी की तरह हो गया। यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना है, यानी जो भी प्रतिरोध आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस का 10 गुना होगा, और प्रज्वलित अवस्था में उसका ताप कितना है, 2000 दे रखा है। बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसका मतलब जैसे ही इसका प्रतिरोध आएगा वो 2000 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो वो हमें R 2000 वाला पता चल गया, 0 पर निकालना है। तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए, तो अल्फा निकालना है बस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वोल्टेज दे रखा था हमें, पावर दे रखा है, क्षमता शक्ति, R निकालना है, तो R=V²/P, अभी कुछ देर पहले भी ये निकाला, तो V का मान रखा, P का मान रखा, सॉल्व किया 288। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है इसी समय जब ये पावर लगी हुई है, तो इसका प्रतिरोध जो आया वो भी 2000 पर ही है। ठीक, 288, ये R 2000 क्या है, 288 ही है। ठीक है, जो कि 10 गुना है R0 पर, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि ये जो आया R 2000 वो कितना, 288 ओम। ठीक, तो RT=R0 1+α T, ये फॉर्मूला पता ही है, तो 2000 के लिए निकाल लेंगे, 2000 के लिए। तो ये 2000 के लिए जो वैल्यू आएगी, ठीक है, R2000=R0 1+α T 2000। R2000 क्या है, 10 गुना है 10, R0 1+α T का मान रख देंगे 2000, R0 से R0 कैंसिल, 10 1+2000 अल्फा, अल्फा का मान निकालना है बस, इसको सॉल्व कर दे। अल्फा का मान आ गया 4.5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ वो सब आपको खुद से करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 47 है, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 60 वाट और 30 वोल्ट का बल्ब है, इसका मतलब 60 वाट से ज़्यादा पावर दोगे तब भी फ्यूज़ होना है, 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दोगे तब भी फ्यूज़ हो जाएगा वो बल्ब, और यदि इन दोनों की मदद से जो धारा आएगी उससे ज़्यादा धारा दोगे तब भी फ्यूज़ हो जाएगा बल्ब। ठीक है, P=VI फॉर्मूले से I का मान निकाल लोगे तो उससे ज़्यादा I देने पर तब भी फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई, कितनी सप्लाई दे रहे हो, 90 वोल्ट की, और बल्ब कितने पर चलना चाहिए, 30 पर। ठीक है, 30 से ज़्यादा वोल्ट दोगे तो फ्यूज़ हो जाएगा, इसका मतलब फ्यूज़ तो होना ही होना है। तो इस पर वोल्टेज जो 90 वोल्ट है वो बढ़ जाना चाहिए, इसके लिए हम श्रेणी क्रम में इसके साथ कोई ना कोई प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कम से कम इतना प्रतिरोध जोड़ो कि इस बल्ब पर 30 वोल्ट ही आ जाए, बाकी सारा वोल्टेज किस पर आ जाए, उस प्रतिरोध पे आ जाए जो कि इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो आते हैं इसी पर। तो ऐसे सवाल को हम कई तरीक़ों से भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पावर दे रखी 60, वोल्टेज दे रखी 30, इसका प्रतिरोध निकाल लिया आर हमने V²/P से, तो 15 ओम, और इसमें बहने वाली धारा भी निकालेंगे P=VI से, I=P/V, तो 2 एम्पीयर। इसका मतलब इस बल्ब में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पीयर की धारा जानी चाहिए, या इस पर अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 वोल्ट का होना चाहिए। जैसे हम इस सप्लाई को श्रेणी क्रम में अज्ञात प्रतिरोध जोड़ के 90 वोल्ट पर डालेंगे तो इस पर कितना वोल्टेज आ जाना चाहिए, 30 का, बाकी का इस पर आना चाहिए। ठीक, या फिर
इसमें कितनी धारा जानी चाहिए 2 एम्पेयर। तो मैंने अभी से मान लिया इसमें 2 एम्पेयर की ही धारा जा रही है। वोल्टेज माना चाहो वोल्टेज भी ले सकते हैं, ठीक। अगर इस पर वोल्टेज ले लेते तो 90 में से वो वोल्टेज घटा के तो इस पर वोल्टेज आ जाता है मुझे, और धारा मुझे पता है तो इस अज्ञात प्रतिरोध आ गया। या तो ऐसे कर लो, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध हमें पता है इन दोनों का क्या है, आर प्लस आर डैश। तो आर प्लस आर डैश लगा दिया। तुल्य प्रतिरोध पूरे का V अपॉन आई इक्वल टू आर से V पूरे पर लगाए 90 और आई इसमें वाली धारा 2, तो 90/2 तो आर प्लस आर डैश, तो वो आर का मान 15 है। आर डैश क्या आ गया निकाल लेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करके 30 आ गया ओम, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। 3 बराबर के प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 10 वाट ले रहे हैं। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। जब ये श्रेणी क्रम में तो कितना मेंस का कितना वोल्टेज है वो निकाल लो, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वही वोल्टेज समांतर क्रम में लग जाएगा, सभी पर उतना ही, ठीक है। तो वोल्टेज पता होगा उस समय हमें, ठीक है, और पावर हमें पता ही है, तो हम उस केस में जो पूछा गया वो निकाल सकते हैं। यदि इन्हें तो पावर पूछा गया तो हम पावर निकालेंगे, कितने मेन से पावर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो वैल्यू दी है पहले उन्हें लिख लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 50 में 3 तारों का प्रतिरोध आर है, तीनों तारों का, ठीक है, जो कि समान है, तो आर ही ले ली। तब पावर कितनी ले रहे हैं वो 10 वाट की, जो कि श्रेणी क्रम है। तो आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर, तीनों को जोड़ दिया 3R, ठीक है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध इतना है। तो पावर के लिए मेंस के लिए जो कुल प्रतिरोध है उससे निकालेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन आर डैश, ठीक है। तो यहाँ से V स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने, P आर डैश 10 × 3R, आर डैश का मान आ गया 3R, तो 30R वोल्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इतना वोल्ट मेन से, इतने वोल्ट का स्क्वायर मेन से निकल रहा होगा, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होगा, जब हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r डबल डैश मान लिया, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो r डबल डैश क्या आ जाएगा यहाँ से r/3, उल्टा कर दिया, ठीक। तो अब इसके लिए निकालेंगे हम कितनी पावर यूज़ कर रहा है ये, तो कितनी पावर यूज़ कर रहा है। तो चूँकि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R डबल डैश, V स्क्वायर अभी हमने निकाल लिया 30R था, ठीक। और ये R डबल डैश क्या हो गया समांतर क्रम में r/3, तो ये क्या हो गया सॉल्व होकर 90 वाट आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। 60 वाट का बल्ब, 1000 वाट का हीटर, 40 वाट का रेडियो। गणना करनी हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा। इस लाइन में फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। आप सभी में वैद्युत धारा निकाल लो, हीटर में क्या सभी में निकालो, सबको जोड़ दो। घर में लाइन क्या आती है समांतर क्रम में, तो सबको जोड़ देना, धारा समांतर क्रम में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो लाइन से जो भी फ्यूज से जो भी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में हमने मेंस का विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। सभी उपकरण समांतर क्रम में होगी, घर की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, ठीक है। तो ये एक 60 का बल्ब है, 1000 वाट का हीटर है और 40 वाट का रेडियो। तो पहले हीटर के लिए पूछा था, तो V हमें पता सभी पे 220 वोल्ट होगा समांतर क्रम में, इसलिए पावर 1000 वाट दे रखी है। हीटर के लिए बोला था तो 1000 वाट, तो हीटर में बहने वाले धारा निकालने P इक्वल टू VI से I इक्वल टू P/V, तो 1000/220 तो 50/11 आ गया। ऐसे बल्ब के लिए निकालेंगे P/V, तो 60/220 3/11 आ गया। रेडियो के लिए भी निकाल लेंगे 40/220 P/V ही फॉर्मूले से, तो 2/11। तीनों धारा को जोड़ देंगे तो फ्यूज से जाने वाली धारा आ जाएगी। अतः फ्यूज से प्रवाहित धारा क्या होगी, तीनों को जोड़ दिया तो 55/11 आ गया, यानी 5 आ गया, ठीक। क्वेश्चन में 69 की सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का सी पार्ट, ठीक। जो ये सी पार्ट है ये वाला, ठीक, इसमें कुछ इस तरीके से प्रतिरोध बना रखे हैं और ये कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज में 8 और 6 सीरीज में है, यानी श्रेणी में, और 2 4 के साथ श्रेणी में है, ठीक है। 8 का 6 का श्रेणी में निकालेंगे, 2 का 4 का श्रेणी में निकालें, फिर उनका समांतर ले लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ये डायग्राम, ये रहा, ठीक। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 8 और 6 एक साथ आ गए और 2 और 4 एक साथ आ गए फिर V पर। तो ये श्रेणी में इनका 8 और 6 का 14 हो गया, और 2 और 4 फिर से श्रेणी में उनका हो गया 6, और 6 और 14 क्या हो गया समांतर में, तो समांतर वाला फॉर्मूला लगा 6 × 14 बचे 6 × 14, तो ये आ गया 4.2 ओम, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के ई पार्ट पर। इसमें क्या करना है, इसमें हमें A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये A और B है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना रखा है, ठीक है, जटिल। तो इसमें क्या करना है, एक छोटा सा हिस्सा पकड़ो, ये 3 और ये 3 जो कि क्या है श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 का 6 हो गया, और 6 और 6 समांतर क्रम में क्या हो जाएगा उसका 3, तो ये 3 फिर ये 3 6 हो गया, फिर उसके साथ ये समांतर में 6 का हो जाएगा 3, और ये 3 और ये 3 फिर से 6 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, फिर उसका समांतर में आएगा 6 के साथ जो कि
3 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, फिर से आधा हो जाता है। तो ये 3 और ये 3 श्रेणी क्रम में जुड़ के 6 हो गए, और 6 और 3 का समांतर में लेना है जो कि 2 होता है। तो इस तरीके से कर लेंगे इसको, ठीक। तो मैंने यहाँ दिखा दिया है 75E डायग्राम बना लेंगे जैसे कि डायग्राम दे रखा था, और कुछ पॉइंट अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे CDE। ए बी तो हमें निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो ACD पथ पर जो प्रतिरोध होगा 3 + 3 6। अब AD पथ पर, यानी AD का मतलब ए और डी के बीच में जितना भी प्रतिरोध है, ये भी और ये भी, तो AD के बीच में ये 6 और ये 6, तो समांतर में हो गया 6 × 6 / 6 = 6, तो 3 समान होने पर क्या होता है, आधा हो जाता है 3। तो ये पूरा 3 है, 3 और श्रेणी में 3, तो 6 हो गया उसका, यानी ADE निकल गया। अब उसके साथ क्या करना है, फिर AE निकाला, यानी 6 और ये वाला, तो 6 और 6 के साथ समांतर क्रम 3 आ गया। फिर 3 + 3 ये AF के बीच में, यानी ये पूरा 6 के साथ AEF, तो 3 × 3 हो गया, AEF 3 × 3 हो गया। और AF निकालेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 6 का निकालेंगे हम, AEF 3 और 3 6 हो गया। AF निकालेंगे तो AF क्या हो गया, 6 × 6 / 6 = 6, ठीक है। तो ये तीनों AF का मतलब इस पूरे का और इसके साथ। फिर उसके बाद AFB निकालेंगे तो ये पूरा प्लस 3 × 3 6 हो गया। अब इस पूरे का 6 आ गया, यानी इस पूरे हिस्से का कितना है प्रतिरोध 6, और इसका 3 समांतर क्रम में हो गया, 6 × 3 / 6 = 3, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर 2, ठीक, 2 ओम आ गया। तो होमवर्क में आपको 74 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।